बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कराची रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट में कराची की बेहतरी के लिए समाअत की गई और कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो हैं वो इस समाअत में देखने में आई हैं। ख़ास तौर से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इदारे को बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया, बहुत उसके हवाले से बात की गई और ना सिर्फ इस इदारे के हवाले से बात हुई बल्कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल को भी यानी उनकी जो पोस्ट है उससे हटा दिया गया है। उनके पास ये इजाफी चार्ज था ज़फ़र हसन के पास और वो DG जो SBCA है उसका चार्ज भी उनके पास था जो उनसे वापस ले लिया गया है और उन्हें अब रिपोर्ट करने की यानी जो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट है वहाँ रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। चीफ सेक्रेटरी कोई हिदायत जारी की गई कि फौरी तौर पे DG SBCA को हटा दिया जाए। आखिर क्या वो वजूहात थी, क्या समाअत हुई अदालत में, अदालत और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किस किस पर बरहम हुए, ये तमाम अहवाल हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे GM गोपांग। अस्सलाम वालेकुम GM, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। आप मुझे बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची की बेहतरी के लिए जो समाअत हुई है तो कौन कौन से मामलात हैं जो ज़ेर बहस आए? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जो समाअत की थी वो आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है GM गोपांग, एक मिनट रुकिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी डॉक्टर साहब, अभी आ रही है आवाज? जी आ रही है। हाँ जी, सबसे पहले जो है वो 3 रुकनी बेंच ने एक समाअत की जिसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने उसकी सरबराही की और इसमें सर्कुलर रेलवे का जो मौजू था वो सबसे पहले ज़ेरे बहस था और समाअत के अंदर जो है सर्कुलर रेलवे की बहाल ना होने की सूरत में अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर कमिश्नर कराची और रेलवे की इंतजामिया, विफाकी गवर्नमेंट के नुमाइंदे और सूबाई गवर्नमेंट के नुमाइंदे तमाम मौजूद थे। मेयर कराची भी हाजिर थे, जिस पर अदालत ने सर्कुलर रेलवे को फौरी तौर पर बहाली वाले जो गुज़िश्ता आर्डर थे उसको भी दोहराया और साथ में ये भी कहा कि लोगों को जो तजावज़ात थी वो कुछ हद तक तो हटा दी गई हैं और अब आप ये मौक़िफ़ दे रहे हैं कि सर्कुलर रेलवे बहाल नहीं हो सकता, जिसका जिक्र जो है AG सिंध ने आज अदालत को बताया कि सिंध हुकूमत की जानिब से मौक़िफ़ ये है कि सर्कुलर रेलवे बहाल नहीं हो सकता, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी की और कहा कि अब इस पे कुछ नहीं, कोई समझौता नहीं हो सकता और किसी भी सूरत में इस रेलवे को बहाल करने के लिए कोई भी बिल्डिंग, कोई भी तामीरात सामने आती है और किसी भी नौयत की हो उसको फौरी तौर पर गिरा दिया जाए और 15 दिन के अंदर हमें गिराने के बाद रिपोर्ट पेश की जाए। ये साथ ही साथ 1 हफ्ते में कब्जा खत्म कराने का हुक्म भी दिया गया है इसी केस में जो कि सर्कुलर रेलवे की बहाली का केस है। जी, ये तजावज़ात को हटाने का जो काम है वो सिर्फ मैक्सिमम टाइम 7 दिन का दिया गया है, मगर जो रिपोर्ट पेश की जाएगी तमाम तर जितने भी इसमें मराइल हैं तजावज़ात को हटाने और इसके अलावा के वो 15 दिन में फिर फाइनल सुप्रीम कोर्ट में उसकी रिपोर्ट तमाम महकमे जिसमें सूबाई गवर्नमेंट, कमिश्नर कराची, चीफ सेक्रेटरी तक को हिदायत जारी कर दी गई है कि इसको हटाने का काम मुकम्मल किया जाए, तजावज़ात को 1 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए हटाकर। अच्छा, बाग़े इब्न कासिम के हवाले से क्या बातचीत हुई है और ख़ासतौर पे क्या मुकालमे हुए कोर्ट में जब बाग़े इब्न कासिम में गैर कानूनी तामीरात के हवाले से केस पेश किया गया? जी, बोर्ड बेसन और बागे इब्ने कासिम का जो मामला था उस पर अदालत ने एक बिल्डर का नाम लिया और उस बिल्डर को जो है फौरी तौर पर तलब भी किया गया था। इस सिलसिले में मेयर कराची से पूछा गया कि बिल्डर का नाम क्या है और उसके बारे में आप क्या मालूमात रखते हैं। मेयर कराची जो है बिल्कुल कासिर था और इसके लिए चीफ जस्टिस ने रिमार्क ये दिए कि बागे इब्ने कासिम में जितनी भी तजावज़ात है या वहां पर कोई भी मामला है उसको फौरी तौर पर जो है वो हटाकर दोबारा जो है इसकी तामीर जो है मुकम्मल करके आवाम के लिए, पब्लिक के लिए खोला जाए। जी अच्छा, कुछ ऐसा भी मामला था कि KDA की ज़मीन को रेवेन्यू के इदारे ने अलॉट कर दिया किसी को और इसकी वजह से जो तामीरात हुई हैं उसे फौरन रोकने का भी हुक्म दिया गया और बिल्डर को भी बुलाया गया। ये
बिल्डर वाला मामला जो है, एक तो अलादीन पार्क के करीब है रॉयल के नाम से, उसकी एक दरखास्त आई थी जिसकी दरखास्त को जो है दोबारा खारिज किया गया। वो दरखास्त और हुक्म ने इम्तनाई के लिए उसने दायर की थी कि वो बिल्डिंग ना तोड़ी जाए, जिस पर अदालत ने बरहमी भी की कि बार बार ये दरखास्त हमारे पास आती है, इस पर केडी और मुतल्लिका इदारे जो है क्या काम कर रहे हैं। उस पर उन्होंने दरखास्त फौरी तौर पर खारिज करते हुए उस बिल्डिंग को भी गिराने का जो है वो इकामात जारी कर दिए हैं और केडीए को कहा है कि कोई भी चीज अपनी तरफ से ना की जाए जो गैर कानूनी हो या कराची के मास्टर प्लान से हटकर हो। जी अच्छा, मुझे बताइएगा कि खास तौर पे जब पोर्शंस की बात की गई है, क्योंकि मेट्रो वन न्यूज़ पिछले कोई 15 से 20 दिन से पोर्शंस के खिलाफ और जो गैर कानूनी तामीरात है उसके खिलाफ खास तौर से मेट्रो वन न्यूज़ से खबरें भी चलाई जा रही थी ताकि अरबाब इख्तियार की जो तवज्जो है वो इस मसले की जानिब मबजूल कराई जा सके। मुझे बताइएगा कि पोर्शंस के हवाले से भी अदालत की जानिब से काफ़ी सख्त रिमार्क्स देखने में आए हैं और क्या क्या कहा गया है गैर कानूनी तामीरात के हवाले से। बहुत अहम मौजू ये था कि इसमें 2-3 सोसाइटियां, जिसमें सिंधी मुस्लिम सोसाइटी और खासतौर पे दीगर एरियाज नाज़िमाबाद, गुलिस्तान जोर, ये मजमूई तौर पर इसको जेर बहस लाया गया और SBCA के किरदार को जो है वो इस तरह चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जितने भी अफसरान हैं वो या तो दफातर में बैठे रहते हैं या फिर उन बिल्डर माफिया के साथ मिलकर काम करते हैं। यहां तक उन्होंने कहा कि बिल्डर माफिया जो है वो जब कोई गैर कानूनी तामीरात करते हैं तो उनके बिल्डिंग्स के नीचे जहां पर वो गैर कानूनी सरकारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, किसी न किसी अफसर की गाड़ी खड़ी होती है। और ये तासुर भी बताया चीफ जस्टिस की जानिब से, ये रिमार्क्स भी थे कि अवाम के अंदर भी जो तासुर पाया जाता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पैसे लेके ये काम करती है और गैर कानूनी तामीरात और जितने भी बिल्डिंग्स जो तामीरात के लिए दी जाती है छोटे एरियाज के अंदर भी ये इनका काम है, जिस पर आज सख्त बरहमी का इजहार करते हुए वजीर आला को डायरेक्शन दी कि आप फौरी तौर पर इसको टेक ओवर करें, आपको कुछ भी करना है। और जो मौजूदा डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हैं जिनको आज जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया, उसके लिए रिमार्क्स ये थे कि ये मंजूर कादिर काका का ही किरदार अदा कर रहे हैं और उनको हटाने के लिए फौरी तौर पर अदालत ने ऑर्डर दिए थे कि इनको हटा दिया जाए और दीगर अफसरान के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाए। लगता यह है कि आज डीजी SBCA को हटाया गया, कल दीगर अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई मुतवक्को है इस सिलसिले में। जी अच्छा, वैसे जो नोटिफिकेशन निकाला गया है चीफ सेक्रेटरी की जानिब से वो तो बड़ा आम सा नोटिफिकेशन है, जैसे उनका एक मामूल के मुताबिक तबादला कर दिया गया है और उनसे कह दिया गया है कि आपके पास जो इजाफी चार्ज था वो आप छोड़ दें और आपका जो असल महकमा है उसमें जाकर रिपोर्ट करें। उसमें किसी किस्म के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का या किसी चीज़ का जिक्र मौजूद नहीं है। जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑर्डर एक सरसरी तौर पे निकाला गया है, जस्ट ट्रांसफर का ऑर्डर है, मगर ये भी ऑर्डर मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत नहीं चाह रही थी कि इसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाए, मगर चूंकि चीफ जस्टिस की और अदालत की फौरी एक डायरेक्शन थी कि इस पर जो है फौरी एक्शन लिया जाए, चूंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और उसमें काम करने वाले वो अफसरान जो बिल्डर माफिया के साथ और दीगर लोगों के साथ मिलकर जो है कराची को एक बिल्डिंग्स का जंगल बनाने के दर पे लगे हुए हैं। कोई ये नहीं सोचते कि ये मास्टर प्लान में है कि नहीं है, यहाँ बिल्डिंग तामीर होनी चाहिए नहीं चाहिए। उस पर इन्होंने फौरी तौर पर एक दिखावे के तौर पर एक लेटर जारी किया और डीजी SBCA को हटा के उसकी जगह पे उसी इदारे के एक अफसर को जो इजाफी चार्ज दे दिया गया है। अब देखा यह जाएगा कि कल की डायरेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट कल भी है और उस पर अगर दोबारा जेर बहस ये चीज आई और इस नोटिफिकेशन का जिक्र हुआ तो शायद कोई सख्त ऑर्डर जो है वो चीफ साहब की जानिब से हो सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया GM गोपांग, आप हमारे साथ थे। नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी पता चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तलब कर लिया है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को और अब यही क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। साथ साथ नासिर हुसैन शाह और चीफ सेक्रेटरी को भी तलब कर लिया गया है कि कराची सर्कुलर रेलवे के मामले पर मशावरत की जाएगी। साथ ही साथ कुछ नए नामों पर गौर किया जाएगा कि आखिर किसको अब ये ताज पहनाया जाए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल का। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे वफाकी वज़ीर असद उमर के हवाले से, जिनकी मुलाकात हुई है मुत्तहदा पाकिस्तान के
वफ्द से। और असद उमर कहते हैं मुत्तहिदा और तहरीक इंसाफ में कशमकश नहीं, मुलाकातों का सिलसिला चलता रहेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कराची पैकेज जारी करके कंट्रोल KMC को दिया जाए, यानी ये मुतालबा किया गया है कि कराची पैकेज ना सिर्फ इसका इजरा किया जाए बल्कि इसका कंट्रोल जो है वो KMC को दिया जाए, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के ज़रिए ये तमाम फंड्स उनके ज़रिए यूटिलाइज कराए जाएँ। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली इकबाल मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम। अल्लाह का करम सर, मैं ठीक हूँ सर। ये जो मुज़ाकरात हैं अब तक यही सिलसिला जारी है और वफाकी वज़ीर असद उमर साहब का ये कहना है कि मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। तो सर क्या ये मसाइल हल भी होंगे या इसी तरह मनाने का रूटने का सिलसिला यही चलता रहेगा? देखिए, मसाइल का हल यही है कि जब तक कराची पैकेज जो है उसका वो नहीं किया जाएगा और इसी तरीके से ये जो आप ये कह रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला, तो मुलाकातें होती रहेंगी इसी उसके अंदर की, ताकि मसले जो है और असद उमर साहब खुद समझते हैं, वो भी कराची से उनका ताल्लुक है, सारी चीजें हैं कि वो, और आपने ये देखा भी होगा उनका ये बयान भी है कि मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के मुतालबात जो है वो जायज मुतालबात है। और तो भाई जब जायज है तो उसके मसले के हल की तरफ पहुंचे ना, उसके लिए तो जिस तरीके से होना चाहिए। अब एक आध मीटिंग और होगी, उसके अंदर कोई ना कोई हो सकता है, मुझे इस बात का यकीन है कि कोई ना कोई इसका हल निकलेगा। अच्छा इकबाल भाई, लेकिन SIDCL जो बनाई हुई है उसका क्या किया जाएगा? ये मनसूबाबंदी के वजीर हैं और जो प्लानिंग की गई है वो यही है कि कराची पैकेज के तमाम अखराजात, ये जो चीज़ों पर अमल दरामद होना है वो SIDCL के ज़रिए हो और मतलब डायरेक्ट KMC या मेयर कराची या मेयर हैदराबाद की इन्वॉल्वमेंट कम से कम रखी जाए। इस पे कोई बात हुई है सर? देखिए, मैं यही असल मसला यही है ना कि जब मेयर कराची है तो मेयर कराची को ये सारी चीजें देनी चाहिए और मेयर कराची के उस पर हल होना चाहिए, क्योंकि आज तक की जो पावर जो है सारी चीजें तो आपके सिंध गवर्नमेंट के हाथ में है सारी चीजें। जब तक मेयर कराची को, लोकल बॉडीज को वो नहीं किया जाएगा, अब आप देखें कि आप कुछ भी कर ले, कल अगर इलेक्शन होते तो किसी कानून के तहत होंगे, अगर इसी कानून के तहत हो तो बेकार है फिर इलेक्शन कराना आपको, जब तक कि ये नहीं इंश्योर कराया जाएगा। और कराची की आवाम बड़ी बाशऊर है और इस बात को समझती है कि आपने 141 के इख्तियारात जो है मेयर कराची को देने चाहिए, चाहे वो मेयर कराची हो, मेयर सक्कर हो, मेयर नवाबशाह हो, ये सारी चीजें सबको पावर होंगी तो वो काम होगा। अगर आप वो सारी चीजें अपने पास लेके बैठ जाएंगे, जिस तरीके से मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी कहती है कि जी आइए हमारे साथ, आप, हम तो ये कहते हैं आप काम कर ले यार, आप तो सही है, आपके लोग भी तो है ना इसके अंदर, सक्कर मेयर का, सक्कर का है, नवाबशाह का है, उसके भी इख्तियारात दो ना आप, सब चीजें सारी चीजें, यहाँ तक के मेयर इस्लामाबाद के इख्तियारात भी उसमें वो कि जब तक आप लोकल बॉडीज को बाख्तियार नहीं होगा, और दुनिया में है, आप दुनिया में देख लें सारा सिस्टम ही उनके हाथ में होता है, लोकल बॉडीज के नुमाइंदे मेयर होगा या उनके जो काउंसलर्स हैं या चेयरमैन है, ताकि वो अपने इलाके के मसाइल वही हल कर सकते ना। अब MPS के पास लोग आते हैं, उनके पास इख्तियार तो है नहीं कि न फंड है ना कुछ होता है कि हम गलियों के मसले, ये स्कूल की कोई दीवार गिर गई है, कोई ऐसा मसला है, और जैसे सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, ये गार्बेज का मसला है, ये सारा MPS का काम नहीं है। तो लोकल बॉडी सिस्टम को आप सही करें। इकबाल भाई मुझे ये बताइएगा कि 4 फरवरी को गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से ये कहा गया कि फैसला हो गया है, बहुत जल्द 6 अरब रुपए तकरीबन मेयर कराची और हैदराबाद को रिलीज कर दिए जाएंगे, मुत्तहिदा से तमाम मामला तय हो गए हैं। सर उसके बाद अब तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, क्या कहते हैं आप? हम इसी वजह से तो देखे ना हमने, और आज आपने ये देखा होगा कि कैबिनेट से हमने इसी वजह से वो हुए ताकि जो अवाम की मुश्किलात हैं, अवाम हमें पकड़ते हैं कि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मेयर कराची है, डिप्टी मेयर कराची है या डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं, उनसे वो तालबा होता है, जो चेयरमैनों से होता है कि जी आपके ये, और फिर MNAs MPs से, तो फिर हमने इस वजह से हुआ था हमारा बैठना कैबिनेट में, वो अभी ना वजारत की हमने कभी आज तक आपसे वो की है, ना
करते हैं। हम कहते हैं कि जो कराची के मसाइल है, जो कराची पैकेज है उसका ऐलान कर दे। 162 अरब रुपए का ऐलान किया गया, उसके बाद कहा कि जी 25 अरब रुपए का। तो आप करके तो दिखाएं ना, कुछ करके दिखाएं। जबकि आपके यहाँ से 14 MNA सो कॉल्ड 14 MNA है, तो फिर उनको वो भी तो उसी के अंदर है कि सारी चीजें होंगी तो सारे मसले का हल वही निकलेगा ना उसी तरीके से। कि आप ये खाली ऐलान कर दें, आप कहें कुछ भी नहीं है, तो आवाम तो फिर हमें पकड़ती है कि भाई आप कि कब तक ये हम इस तरीके से रहेंगे कि ये रोडों में टूटी फूटी रोडें, सब सेवरेज का निजाम सर। लेकिन इकबाल मोहम्मद अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या कानून में ये गुंजाइश है कि वफाकी हुकूमत डायरेक्टली मेयर कराची या मेयर हैदराबाद को फंड्स दे सके? सर, ये मुस्तफ़ा कमाल या नेमतुल्लाह खां एडवोकेट का ज़माना नहीं है जिस वक्त लोकल गवर्नमेंट एक्ट इस तरीके से बनाया गया था कि तमाम जो पावर्स हैं और इख्तियारात हैं वो मेयर या नाजिम के पास हुआ करते थे। सर, अब तो क्या कानूनी तौर पे ये मुमकिन है? एक ये भी तो जो गिला है या जो वफाकी हुकूमत का पॉइंट है कि कानूनी तौर पे किस तरीके से फंड्स दिए जाएंगे मेयर कराची को या मेयर हैदराबाद को? देखिए, कानूनी तौर पे अगर ये कानूनी तौर पे इस कानून बना लेना, आप 148 के इख्तियारात मेयर को दे दे, असेंबली से दोबारा से उसको करके तमाम चीजें वो कर रहे थे। क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर रहे तो दूसरों को तो करने दो। मेयर के पास वफाक के पास है इख्तियार कि वो दे सकता है चीज। इकबाल भाई, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो है वो तो प्रोविंशियल असेंबली का पास करता है ना सर। वो तो जाहिर सी बात है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में कोई तरमीम आपको या अपोजिशन को, GDA को, PTI को करने देगी? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, इसके अंदर तरमीम अगर इनको जो सिंध के अंदर जो आप देख रहे हैं, कल परसों का बिलावल जो तकरीर कर रहे थे कि हम कराची को ये कर देंगे, कराची को वो कर देंगे, तो वो किस तरीके से कर देंगे कि ये अपने उसके ऊपर कर देंगे? तो जब तक के वहां के लोगों को भागता है, चाहे लियारी का मसला हो, लियारी के मैं खिताब कर रहा था ना, लियारी के वहां का जो चेयरमैन है, वहां पे जो वाइस चेयरमैन है, काउंसलर हैं, उनको इख्तियारात उनको देना, तो मसले हल उस तरीके से होंगे। ये थोड़ी कहते कि जी अब लोकल बॉडीज एक्ट के अंदर अभी ये तरमीम करनी पड़ेगी इनको। किस तरीके से होगा? आइंदा जो इलेक्शन होगा वो उसके ऊपर लड़ेंगे ये सारी चीजें। तो इकबाल भाई, क्या समझते हैं कि क्या ये फंड्स जो हैं ये इतनी आसानी से रिलीज हो पाएंगे? ये आपके मेयर कराची और मेयर हैदराबाद को ये फंड्स मिल सकेंगे? बिल्कुल मिल सकेंगे, कोई ऐसा वो नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये वफाक का इख्तियार है, जिससे अपनी जगह पे अगर वो देना चाहें तो सारी चीजें हैं। अब आपको NFC अवार्ड के अंदर इतना पैसा मिलता है, वो कहाँ जाता है? उसी को बता देना, उसी का ऑडिट करा ले, पता लग जाएगा आपको। NFC अवार्ड के तहत तो पैसा जो है वो सिंध हुकूमत को मिलता है ना सर? भाई, तो मैं कह रहा हूँ ना, सिंध हुकूमत को मिलता है, कहाँ जाता है? लगाओ ना यार, नहीं या नहीं लगाओ, लड़काना लगा दो, आप खैरपुर लगा दो, सक्कर लगा दो, कहीं तो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ आप। तो सर, ये जो बड़ा हॉस्पिटल बना दो, कहीं इतना पैसा मिलता है आपको। सर, जो प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया जा रहा है, 95% रेवेन्यू मिलता है आपको, वहां को हम यहाँ से 70% देते, खाली कमाने के लिए थोड़ी रखा है शहर को ही। इकबाल भाई, ये बताइएगा कि जो मतलब वजारत बल्दियात की जानिब से जो इफ्तिताह किए जाते हैं, जो जैसे अंडर पासेस बनाए गए, कुछ ब्रिजेस बनाए गए, फिर लियारी में जो एक शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया गया, सर ये तमाम काम बल्दियात की जानिब से किए तो जा रहे हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, जिसमें ये तमाम फंड्स लगाए जाते हैं। KMC को ना मिले, लेकिन सिंध हुकूमत डायरेक्टली भी तो बहुत सी जगहों पे काम कर रही है। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, सिंध हुकूमत जिस तरीके से बल्दियात को काम करे, आपको पता है जून से वाटर बोर्ड का बजट के पास हुआ है, जून में सारे बजट पास हुए जून में सिंध हुकूमत ने। आज सिंध हुकूमत के पास है ना वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, आज तक बजट रिलीज क्यों नहीं हो, उनसे ये पूछे। आज वाटर बोर्ड MD को आप उनको फोन करें, कहने अभी तक बजट हमारा वो नहीं हुआ। आप किस वजह से रोक के बैठे हुए हो यार? बजट जब बजट पास हो गया, सब कुछ हो गया, आप इधर कह रहे हो अंडर बाईपास लगा रहे हो, बनाओ, अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते। तो इकबाल भाई, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी बल्दियाती इलेक्शन लड़ने हैं, और अगर आपसे कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं होती या आप लोगों के दरमियान इलेक्शन कंबाइंड तौर पे लड़ने की कोई बात नहीं होती, तो फिर अगर आपके जो मेयर हजरात हैं अगर वही कराची और हैदराबाद पे पैसा खर्च करेंगे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट लेने में कैसे कामयाब होगी सर?
सर यही तो मसला है कि ये मसला हमारा ही नहीं है, तहरीक इंसाफ का भी है। कल को वो भी लड़े, और हमने कभी भी किसी से एहतियात करके इलेक्शन नहीं लड़ा। आगे का इलेक्शन जो भी होगा बल्दियात का, मुत्तहदा कमेटी, ये तो बाद में राब्ता कमेटी बैठ कर फैसला करेगी। कहीं सीट एडजस्टमेंट की बात हुई तो वो अलग बात है। ये बाकायदा ओवरऑल जो है कोई ऐसा वो नहीं हो सकता कि एलाइज हो किसी की। अच्छा, ऐसी कोई सूरत मुमकिन नहीं है अलायंस की? ठीक है, बहुत शुक्रिया इकबाल मोहम्मद अली साहब, रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। और इनका ये कहना था कि सारा मसला जो है वो एक तरफ इख्तियारात का है, दूसरी जानिब फंड्स का है। यानी वफाकी हुकूमत अगर जो कराची पैकेज के लिए फंड्स मुख्तस किए गए थे या जिसका ऐलान किया गया था, अगर 162 अरब रुपए में से 6 या 7 अरब भी मेयर कराची और मेयर हैदराबाद को अलॉट या ग्रांट कर दिए जाएं तो फिर कराची की सूरत हाल बहुत बेहतर हो सकती है। बहरहाल नाज़रीन, अब हम अपने पिछले टॉपिक की जानिब दोबारा आना चाहेंगे, जो कि है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज जो कराची की बेहतरी के लिए समाअत हुई और ख़ासतौर पे एक अहम फैसला किया गया है कि कराची की सर्कुलर रेलवे के जो रास्ता है उसमें जो इमारतें आती हैं, जो तजावुज़ात आती हैं, उन्हें अब बिला तफरीक उन्हें हटा दिया जाएगा, कब्ज़ा खाली कराया जाएगा। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया और 15 दिन में इस हवाले से रिपोर्ट भी पेश करनी है। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट और लैंड मौजूद हैं, जनाब बशीर सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम बशीर भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। सर क्या कहते हैं, अब सर्कुलर रेलवे जो इतने अरसे में वागुजार नहीं कराया जा सका, कैसे मुमकिन है कि उसका ट्रैक जो है वो 1 हफ्ते के दौरान, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसमें से तमाम तजावुजात खत्म कराई जाएं और तमाम जो ट्रैक है उसको वागुजार कराया जाए? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है, ये ऑर्डर्स को कंप्लायंस करना पड़ेगा। और इसमें जाहिर बात है कि कुछ जगहों के ऊपर बहुत हाई राइज बिल्डिंग है जो बीच में आ रही हैं, और 1 हफ्ता तो वाकई में बहुत कम है, लेकिन कंप्लायंस तो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को आपने कंप्लायंस करना और 1 हफ्ते के अंदर इसकी रिपोर्ट पेश करनी है। तो कल फिर इत्तेफाक से इसकी रजिस्ट्री दोबारा, कराची रजिस्ट्री दोबारा है, और इस सिलसिले में कल दोबारा चीफ जस्टिस साहब ने बुलवाया है सेक्रेटरी रेलवे को भी, मेयर कराची को भी इस सिलसिले में, और तमाम डिपार्टमेंट को बुलाया। तो देखते हैं इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इसको 1 हफ्ते के अंदर। जो हाई राइज बिल्डिंग्स मौजूद हैं, 15-15, 18-18 मंजिला बिल्डिंग्स जो हैं वो रेलवे की जमीन पर मौजूद हैं और बाकायदा कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, उनको किस तरह गिराया जाएगा? सर माजी में आपने उनको नोटिस इशू किए थे जब जो पहले हुक्मनामा आया था जिसमें कहा गया था कि सर्कुलर रेलवे को खाली कराया जाए, बाकायदा नोटिस दिए जाएं, रिहायशी इलाकों को अलग नोटिस दिए जाएं और कारोबारी जो मराकज़ कायम है उनको अलग नोटिस दिए जाएं? जी हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था कि सिर्फ वो जो हाई राइज बिल्डिंग थी उनको क्या नाम कहते हैं नोटिस इशू नहीं हुए थे, क्योंकि नोटिस इशू करना जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट का काम था। और हम हमेशा जो है वो जितने भी इंक्रोचमेंट के हवाले से, रेलवे के हवाले से काम हुए, कार्रवाइयां हुई, उसमें हमने रेलवे के साथ जो है कोऑर्डिनेट किया है उनको, और हमने हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं हर जगह के ऊपर। ये काम जो था ये रेलवे का था कि वहां पर नोटिस इशू करता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आज और कल इंशाल्लाह तमाम इमारतों को जो है नोटिस इशू हो जाएंगे। अब ये ऑर्डर में कमिश्नर कराची साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इनके साथ मिलकर नोटिस इशू करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये नोटिस जो है कल से मिलना शुरू हो जाएंगे। बशीर भाई, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो पिछले राउंड में जिस तरीके से सर्कुलर रेलवे को वागुजार कराया गया था और कुछ हिस्सा, कुछ चंद किलोमीटर, 6 या 7 किलोमीटर का हिस्सा था जिसको कुछ हद तक 100 या 200 फीट तक जो है क्लियर करा लिया गया था, सर उन पे दोबारा तजावुज़ात कायम हो गई हैं, चाहे गरीबाबाद की बात की जाए या उससे आगे जब रेलवे ट्रैक पे नाज़ाबाद की तरफ जाते हैं। तो सर वो जो एक एक्सरसाइज की गई थी, आप क्या समझते हैं, क्या वो मेंटेन रही या कब्जा माफिया ने दोबारा से अपने जो ठिकाने हैं उस पर जमा लिए हैं?
जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि वो जो हर थोड़े अरसे के बाद ऐसा होता है कि उस पर कार्रवाई होती है और उसके बाद जो है उसको मेंटेन नहीं रखा जा रहा है रेलवे की उन तमाम जगहों पे। लेकिन अब थोड़ा सा फर्क ये हुआ है कि उन जगहों के ऊपर अब जो इंक्रोच दोबारा कायम हुई है वो पक्की इंक्रोच नहीं है, सॉफ्ट किस्म की इंक्रोच है। वो बड़ी इजीली एक ही दिन में वो रिमूव हो सकती है, क्योंकि वो कच्ची बांसों से और ये झोपड़ा टाइप के होटल्स वगैरह ये इस किस्म की वहां पर जो है वो दोबारा आ गया है तेजावत, लेकिन वो एक ही दिन में सारी रिमूव हो सकती है। कोई ऐसा कोई इस किस्म की कंक्रीट स्ट्रक्चर कोई नहीं है। बशीर साहब ये भी बताइएगा कि जब आप लोगों ने पिछली दफा नोटिस दिए थे तो क्या उसके जवाबी तौर पे कोई स्टे, कोई हुक्म इम्तना, ये चीजें भी देखने में आई थी, या इसके खिलाफ कोई स्टे मौजूद नहीं है? ना बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था कि उसके लिए बाकायदा जब उनको नोटिस इशू किए थे तो कुछ स्टे भी आए थे, लेकिन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन स्टे को भी खत्म कर दिया और आज ऑर्डर्स में जो उन्होंने कहा है कि तमाम जो है हाई कोर्ट्स के या किसी भी कोर्ट के जो स्टे हैं उसको उन्होंने खत्म कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो अब बड़ा क्लियर हो गया कि अब वहां पर जो है अगर कोई स्टे भी है तो वो अब वैलिड नहीं रहा है। बशीर साहब, जिन बिल्डर्स ने ऐसी ज़मीनों पर बाकायदा कॉम्प्लेक्सेस बना के लोगों को बेचे हैं और यानी ऐसे लोग जो अपनी उम्र भर की कमाई या जमा पूंजी लगा के उस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर हैं, अब ऐसी सूरत में जब बिल्डिंग मुनज़्ज़म कर दी जाती है या वो जगह वागुजार करा ली जाती है, बिल्डिंग गिरा दी जाती है, तो सर कोई मुतबादिल, कोई हल उन लोगों के बारे में भी सोचा गया है जो करोड़ों रुपए में ये फ्लैट्स, ये अपार्टमेंट्स, ये जगहें, ये दुकानें खरीद कर वहाँ रह रहे हैं और उनकी अपनी रिहाइश, उनके कारोबार, इन सब चीज़ों का दारोमदार जो है वो उसी जगह पर है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है डॉक्टर साहब। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने एक वाज़ेह ऑर्डर किए कि जो रेलवे है जिसकी लैंड कंट्रोल ये है वो फौरी तौर पे जो है उनके लिए कोई भी रिलीफ का अलाउंस करे, उसके लिए बाकायदा तौर पे उनको प्लाट या इनामुल बदल कोई भी जगह का अनाउंसमेंट ना करे बल्कि उनको दे। तो मेरे ख्याल में रेलवे इंतजामिया ने जो है वो आज बड़े सीरियस थे, उनके जो सेक्रेटरी रेलवे आए थे और सिंध गवर्नमेंट को मुश्तरका तौर पे कहा है कि आप फौरी तौर पे इस पे एक्शन ले और तमाम लोगों को मुतअद्दिल जगह का भी अनाउंसमेंट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो है वो रेलवे की ये ड्यूटी है और रेलवे डिपार्टमेंट इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर जो है ना इसकी कोई पॉलिसी बना के सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि यानी अब जमीन तो उनको अलॉट कर दी जाएगी, लेकिन जो बिल्डर्स जो हैं जो इन तमाम कार्रवाइयों के पीछे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोई बात की गई है? देखिए वो एक लंबा उसमें प्रोसीजर है, क्यों बाकायदा उनको लीजें इशू की गई हैं, बाकायदा उनको एक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से परमिशन मिली, एक लंबा प्रोसीजर हुआ। सबसे पहले तो उनकी लीजें वगैरह कैंसिल करके और सेकंड जो है वो स्टेप में जो है उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑर्डर मेंशन है कि किन लोगों ने कब्जा करवाया है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। सर आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा, मुझे बताइए कि ये जो ऑपरेशन किया जाएगा सर्कुलर रेलवे को वागुजार कराने का, इसको कौन लीड करेगा सर? किस तरीके से कोई प्लान बनाया गया है कि 7 दिन के अंदर ये इतना बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा? तो लीड कौन लेके चलेगा सर? एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट या SBCA या फिर कमिश्नर कराची, KMC, कौन इसको लीड करेगा सर? जी देखें, इसके लिए बाकायदा अनाउंस किया गया कि आप आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर्स किए हैं कि कमिश्नर कराची जो है वो इसको देखेंगे और मेयर कराची के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर कोई भी मामलात होंगे इसमें वो मेयर कराची से जरूर उसमें के साथ तजावीज लेंगे। और इससे पहले भी ये हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो कमिश्नर साहब ने इससे पहले भी जो है वो यही एक्शन लिया था और हमने उनके साथ कोऑर्डिनेट किया था। तो अभी भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि इसको कमिश्नर कराची जो है वो लीड करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। अब हम कुछ बात करना चाहेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश की जो सीरीज़ है और कल इसका टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है उस हवाले से बात करेंगे। आपको बताते चलें कि आज ट्रॉफ़ी की रुनुमाई भी हुई है। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं लेजेंड क्रिकेटर
साजिद खान साहब, जिनसे हम जानेंगे कि अब पाकिस्तान के क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, टीम की क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अमेरिका से आप इस वक्त ऑनलाइन हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बलर इकबाल। खबर यकीन तौर पर स्पोर्ट्स के हवाले से बाजी इस तरह ले गया। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच खेला जाएगा, इसकी इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए है, आबिद अली पाकिस्तान के वाहिद टेस्ट प्लेयर है, अगर वो कल सेंचुरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं, टेस्ट में सेंचुरी बना लेते हैं, और अजहरुद्दीन जो इंडिया के खिलाड़ी थे उनका रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाएंगे, बराबर करने में। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है टेस्ट मैच के हवाले से। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच कल खेला जाएगा पिंडी में, तो अब तक के हमारे जराये बताते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट मैच के दरमियान तो दोनों टीमों की तैयारियां की और सदर पाकिस्तान के दरमियान उन दोनों टीमों को बुलाया गया और डिनर दिए गए। एक बड़ा अच्छा खुशाइन बात है। सिर्फ पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया में इन मैच के हवाले से बात की जाए, बांग्लादेश टीम T20 खेलने आ गया और टेस्ट मैच भी खेलने आ गया, ये बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान के अजहर अली के कप्तान की भी यही ख्वाहिश है, अच्छा खेल के जीते। और जो मेरे अपने जराये बताते हैं, जो बांग्लादेश की टीम मजबूत टेस्ट टीम नहीं है, 2 सीनियर खिलाड़ी उनके नहीं आ रहे, तो पाकिस्तान को आसानी ये टेस्ट मैच जीत सकती है। 4 दिन में पाकिस्तानी टेस्ट मैच। आप क्या समझते हैं साजिद खान साहब, खास तौर पे एक तो ये कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस और कप्तान अजहर अली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो कप्तानी करने में पाकिस्तान टीम की कामयाब हो रहे हैं या अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है? देखिए, अच्छी परफॉर्मेंस उसकी बिल्कुल नहीं है। पिछले 1 साल में दुरुपकार कर दी थी, कराची टेस्ट अगेंस्ट श्रीलंका उन्होंने 100 रन बना के उनके फॉर्म लेके आए। और सिस्टम ये चीज होती है जिसमें डॉक्टर बलर इकबाल साहब आपने देखा, जब मैरिट का कत्ल हुआ है, सरफराज अहमद को जिस तरह बाहर किया गया और अजहर अली को कप्तान बनाया गया, ये लॉबी के सिस्टम है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सोचना चाहिए, आगे की तरफ सोचे। और इसी तरह हमारे अजहर अली की फॉर्म उस तरह की नहीं है। आपने देखा प्रैक्टिस में जो उस तरह के रन नहीं बनाए। तो एक ऐसा बैट्समैन मौजूद है, बाबर आजम की बात की, बहुत शानदार फॉर्म में, तीनों फॉर्म में बैटिंग करने की एबिलिटी में मौजूद है। उनकी तमाम नजरें उनकी तरफ होंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बांग्लादेश से तो कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। टेस्ट सीरीज आपके नाम करना चाहिए और जितने भी टेस्ट मैच के पॉइंट है वो अपने नाम करना चाहिए। तो ये तमाम चीजें बहुत जरूरी है पाकिस्तान को टेस्ट रैंकिंग में रहने के लिए। पिछले साल जो बांग्लादेश की सीरीज थी और बांग्लादेश की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी तो लोग रख रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश की बैटिंग भी उतनी अच्छी नहीं है, बॉलिंग भी नहीं है, कप्तान तो बिल्कुल यंग कप्तान है, जिसकी वजह से हमारा उनका कोई मैच नहीं है। मगर पाकिस्तान को अपने होम सीरीज में बेहतर से बेहतर बॉलिंग अटैक करना चाहिए। मेरे अपने जराये बताते हैं एक दफा फिर फवाद आलम जो है, जो यकीनी तौर पर उनको नहीं खिलाया जाएगा, फहीम अशरफ को खिलाया जाएगा। तो ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये तमाम चीजें इसलिए जरूरी है, पाकिस्तान को भी यंग नौजवान खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। हालांकि बांग्लादेश की टीम इतनी अच्छी नहीं थी, इनको भी नौजवान खिलाड़ियों को मोटिवेट करना चाहिए। मगर वही डॉक्टर बलर इकबाल साहब बात ही है वकार और मिसबा की इको प्रॉब्लम है, अना की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस तरह के नौजवान खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया जा रहा। और यही वो टीम को उनके जहन में डिसाइड है, जो खिलाड़ी और जहन बना लेते हैं उन्हीं को खिलाया जा रहा है। हाँ, एक जरूर चीज है, आबिद अली का जरूर आप डॉक्टर बलर इकबाल जरूर मेंशन करें, तो इसलिए एक रिकॉर्ड ब्रेक हो सकता है। आबिद अली अगर सेंचुरी बनाते हैं तो अजहरुद्दीन जो 3 टेस्ट मैच खेल के 3 में सेंचुरी बनाने का एजाज वो रिकॉर्ड बराबर किया जा सकता है। अजहर में जी, बहुत शुक्रिया साजिद खान साहब, लेजेंड क्रिकेटर और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। और इनका ये कहना था कि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का इन्हिसार इस टेस्ट मैच पर है और देखा ही जाएगा किस तरीके से टीम को खिलाया जाता है, ख़ास तौर पर रिकॉर्ड किस तरह बराबर किए जाते हैं। पर नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।